हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन, अर्थात डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। और यह जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है वह किस बेस पे किया गया है, तो वह आपके एक्साइटेशन बेस पे किया गया है। ठीक, तो हम क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे और सिंगल बाय सिंगल एक एक जनरेटर के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, जैसे सेपरेटली सेल्फ के जो टाइप हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन इन सब चीजों को बताने से पहले हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, एक 4 पोल का जनरेटर है और उस जनरेटर के आर्मेचर में बाइंडिंग लैप बाइंडिंग की गई है और उस आर्मेचर में 20 स्लॉट है, स्लॉटों की संख्या 20 है और 1 कंडक्टर पर लेयर, मतलब कि सिंगल लेयर की बाइंडिंग है और एक स्लॉट में एक कंडक्टर रखा गया है। तो बताइए कि कितने कम्यूटेटर बार या कम्यूटेटर सेगमेंट जिसको बोलते हैं आप, की आवश्यकता पड़ेगी। 10, 20, 30, 40। ठीक, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने कम्यूटेटर बार या कितने कम्यूटेटर सेगमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी इस कंडीशन में। ठीक, चलिए देखिए, डीसी जनरेटर, आपको पता है कि डीसी जनरेटर आपको कौन सी सप्लाई देगा? डीसी सप्लाई। डीसी जनरेटर से हमें डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। ठीक, एक्साइटेशन के बेस पर यह आपका क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। इसको 2 भागों में, एक्साइटेशन के आधार पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, इसके बाद सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर आपका 3 प्रकार का, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर और कंपाउंड वाउंड जनरेटर। कंपाउंड का 2 टाइप, एक आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड और एक आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, देखिए यहां पे थोड़ा से पहले आप इसको समझ लीजिए। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब पृथक उत्तेजित जनित्र। यह जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह आपकी एक्साइटेशन बेस पे किया गया है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनित्र। तो पहला आपका है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसका मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर, अर्थात इस प्रकार के जनरेटर की जो फील्ड बाइंडिंग होगी उसको एक्साइट करने के लिए आपको अलग से सोर्स देना पड़ेगा, अलग से सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप बैटरी से आप उसको एक्साइट करिए या आप किसी अदर सोर्स से। ठीक, तो पहले इसकी कुछ हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जैसे अगर फील्ड बाइंडिंग, देखिए ये आपकी फील्ड बाइंडिंग है और यह भी आपकी फील्ड बाइंडिंग है। यह आपका यह आपका एक आर्मेचर है, आर्मेचर की जो टर्मिनल है। ठीक, उसके बाद यह आपका एक लोड का सिंबल है। पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्या है ये सब, कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। देखिए, Z1, Z2, Y1, Y2, A1, A2,
यह आपका है लोड, यह आपका क्या है, लोड है। यह एक आपकी फील्ड वाइंडिंग है जिसमें देख रहे हैं टर्नों की संख्या ज्यादा है, मतलब टर्नों का मतलब ज्यादा बार लपेटा गया है, तो इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा है। और यह फील्ड वाइंडिंग है जिसमें टर्नों की संख्या कम है। और यह आपका आर्मेचर है, यह आपका क्या है, आर्मेचर। और आर्मेचर के दोनों टर्मिनल किससे प्रदर्शित किए जाते हैं, A1 और A2 से। तो देखिए अगर आपकी ऐसी बाइंडिंग आपको मिलती है, कैसी, यहाँ पे टर्नों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब तार पतला होगा। यहाँ पे टर्नों की संख्या कम है, यहाँ पे टर्नों की संख्या कम है, इसका मतलब तार आपका मोटा है। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजों से आप पहचान सकते हैं, एक तो आप उसके टर्नों को देख लीजिए तब आप पहचान जाएंगे, या तो एक आप टर्मिनल को देख लीजिए। टर्मिनल अगर यहाँ पे Y1 Y2, ठीक, ये आपकी Y1 और Y2, इसका मतलब जहां पे आपको ऐसा टर्मिनल मिलेगा Y1 और Y2, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। कौन सी वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसको हम, अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का क्या कैरेक्टर है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी होती है। तो यही आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी होती है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल Y1 और Y2 से डिनोट किए जाते हैं। इसके बाद यह शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्नों की बनी होती है। शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्नों की बनी होती है। और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है वह Z1 और Z2 से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जनरेटर में आपको इस प्रकार से बॉक्स, ऊपर बॉक्स मिलेगा और उस बॉक्स पे ऐसे आपको टर्मिनल बनाए जाएंगे। Y1 Y2, A1 A2, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है, अगर कोई आपसे पूछे कि यह कौन सा जनरेटर है तो आप कौन सा जनरेटर बताएंगे, Y1 Y1 और Y2 A1 A2। इसका मतलब है इसमें कौन सी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसका मतलब यह कौन सा जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है। अगर ऐसे आपको मिले, यहाँ पे Z1 Z2 लिख दिया जाए, Z1 Z2। अगर जनरेटर के ऊपर ऐसा बॉक्स मिलता है Z1 Z2 A1 A2 और आपसे पूछे कि कौन सा जनरेटर है, तो आप कौन सा जनरेटर बताएंगे। देखिए Z1 और Z2 यह आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका मतलब है कि Z1 और Z2 आपके टर्मिनल हैं, इसका मतलब यह आपका है शंट जनरेटर। ठीक, तो सीरीज शंट कंपाउंड आपको जब ये दोनों मिला दिए जाएंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड जनरेटर। ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए तो हम आपको बताते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में बताते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, सारी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है सब आपको हम बताएंगे। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ये आपका प्लस
माइनस ये आपका लोड है, लोड। देखिए यहां से करंट निकल रही है IF, यह आपका Z1 Z2, ये सब आपकी क्या है, इधर आपके जो लगे हुए हैं ये आपके ब्रश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्मेचर की दो कंडीशन होती है, EG और IA। EG और IA, यहां से निकल रहा है IA और इसमें जा रहा है IL। यहां मिलेगा आपको क्या, V। लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है, लोड को जो वोल्टेज मिलेगा वह आपका वोल्टेज मिलेगा V लोड का वोल्टेज, V जो है, ये जो भी देख रहे हैं यही लोड में आपको मिल रहा है, इतना वोल्टेज मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस क्या है, जब आपका EB यह आपका अंदर की तरफ, EB बाहर की तरफ और IA अंदर की तरफ, और ये कंडीशन क्या है, EG और IA। देखिए अगर EB जो है बाहर की तरफ जा रहा है, बैक EMF, और आर्मेचर करंट अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत दिख रही है कि नहीं। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट साइड में है, इसका मतलब होगा यह आपकी जो एक इसमें जो एक्शन हो रही है वो आपकी मोटर की हो रही है। EB बाहर जा रहा है, IA अंदर आ रहा है, और जब आपको EG और IA दोनों आपकी एक ही डायरेक्शन में अर्थात दोनों बाहर जा रहे हो, तो इसमें जो एक्शन होगा वह जनरेटर का होगा। यही डिफरेंस है, EB बाहर की तरफ, IA अंदर की तरफ, तो एक्शन क्या हो रहा है, मोटर का। EG आपका बाहर, IA भी बाहर, तो एक्शन किसका हो रहा है, आपकी जनरेटर का। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं। यह आपकी एक अलग से बैटरी, हमने इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, एक्साइट करने के लिए यहाँ अलग से सेपरेटली, इसी की वजह से इसका नाम सेपरेटली है। इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अलग से हम सोर्स लगाते हैं। अब यहाँ पे हम बैटरी का दिए हैं, तो यहाँ पे एक सोर्स बैटरी है, अलग से सोर्स लगा के इसको हम एक्साइट करते हैं। अर्थात यहाँ से फील्ड वाइंडिंग, और ये फील्ड वाइंडिंग आपके पोल पे देखिए, ये जो डायग्राम है यह इलेक्ट्रिक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें आपको पोल नहीं दिख रहा है। अगर मैग्नेटिक सर्किट होता तो आपको पोल दिखते। तो यहाँ पे देखिए इस बैटरी से सप्लाई निकल रही है, करंट मान लीजिए आई निकल रही है, और जा इस फील्ड वाइंडिंग में करंट आई जा रही है। आई और आई एक ही चीज है। आर्मेचर, इस आर्मेचर से आई धारा निकल रही है और ईजी विद्युत वाहक बल निकल रहा है। जनरेटर का विद्युत वाहक बल ईजी है, और दोनों आपकी किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं।
और लोड में क्या मिल रहा है आपको, लोड में मिल रहा है आईएल। आईएल का मतलब लोड धारा, और लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है वह आपका क्या मिल रहा है, भी। ठीक, तो आपके माइंड में आ रहा हो लोड क्या है। लोड का मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिस भी डिवाइस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं वही लोड है। तो इस लोड में आपके कुछ भी जुड़े हो सकते हैं, किसी भी आप उपयोग के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि बल्ब यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे फैन लगाए हुए हैं, कुछ भी आप लोड के रूप में, जैसे आप टेलीविजन, टीवी, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मतलब कि जिसमें भी हम इलेक्ट्रिकल, जिस भी डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करेंगे वही आपका लोड कहलाएगा। तो बल्ब आपका क्या है, लोड है। सीएफएल आपका क्या है, लोड है। ट्यूबलाइट आपका क्या है, लोड है। ये सब सारे क्या है, लोड है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लगा होगा। तो इस बल्ब या इस सीएफएल जो भी यहाँ पे लगा है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, उसको जो वोल्टेज मिल रहा है वह मिल रहा है भी, और उसको धारा कितनी मिल रही है, आईएल या लोड धारा। देखिए यहाँ पे पैदा कितना हो रहा है, यहाँ पे इजी विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। इजी का मतलब जनरेटर का विद्युत वाहक बल, और धारा कितनी पैदा हो रही है, आईए, आर्मेचर की धारा, और इसको मिल क्या रही है, आईएल। वोल्टेज के रूप में क्या मिल रहा है, भी। अब यहां से देखिए ये आपकी वेरिएबल बैटरी है। एरो लग जाने का मतलब होता है वेरिएबल। जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है, अगर इसमें एरो लग गया इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये आपका इंडक्टर, अगर इसमें रेजिस्टेंस एरो लग गया तो इंडक्टर वेरिएबल हो जाएगा। अगर ऐसे आपके कैपेसिटर है, अगर इस पे एरो लग गया मतलब कि जिस पे भी एरो लग जाता है वो आपका वेरिएबल हो जाता है। तो बैटरी वेरिएबल है, इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं। अब सप्लाई यहाँ पे देखिए, इसके माध्यम से आप थोड़ा सा इसको आप सेपरेटली एक्साइटेड को समझिए। आई अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि आई बढ़ता है तो फाई बढ़ता है, आई बढ़ता है तो फाई बढ़ता है, मतलब धारा बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इससे हम बेनिफिट ये पाते हैं कि हम फ्लक्स की वैल्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकल रहा है, इस फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के मान को हम कम ज्यादा कर सकते हैं इस वेरिएबल बैटरी की सहायता से। क्यों, अगर हम ज्यादा धारा देंगे तो फ्लक्स ज्यादा निकलेगा, कम धारा देंगे तो फ्लक्स भी कम निकलेगा। लेकिन एक सैचुरेशन कंडीशन तक, सैचुरेशन जब आपके सैचुरेशन की कंडीशन के बिफोर, जब आपका पोर्ट सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा तो आपको फिर फ्लक्स का मान, फिर आप धारा चाहे जितना बढ़ाएंगे फ्लक्स के मान में वृद्धि नहीं होगी। एक आपकी सीमा तक होता है ऐसा। तो चलिए आई बढ़ाएंगे फाई बढ़ जाएगा, इसका मतलब है आई एफ बढ़ा देंगे तो हमारा फाई बढ़ जाएगा, इस फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ जाएगा। और इसको आपको पता होगा इजी बराबर इजी प्रोपोर्शनल फाई। अगर फाई बढ़ता है तो हमारा विद्युत वाहक बल का भी मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पहले आइए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आइए बराबर, आइए का मतलब क्या है, आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा आइए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आइए बराबर आईएल। देख रहे हैं ना, इस आर्मेचर से जितनी धारा निकल रही है टोटल आपकी लोड में जा रही है, तो लोड में आईएल जा रही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। तो आईए बराबर आप लिख सकते हैं आईएल। इसके बाद देखिए, अगर आप लोड की बात करेंगे तो ये जनरेटर है, जनरेटर को हम ईजी से डिनोट करते हैं। ईजी बराबर आपको कितना विद्युत वाहक बल मिल रहा है, तो ईजी बराबर V प्लस आईए आर ए, V प्लस आईए आर ए। जैसे अगर पैदा कितना हो रहा है, पैदा आपको हो रहा है, जैसे पैदा आपका 230 वोल्ट हो रहा है। सपोज दैट जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत वाहक बल कितना पैदा हो रहा है, 230 वोल्ट।
लेकिन क्या 230 वोल्ट इस लोड को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारा आर्मेचर है इसका भी तो कुछ अपना रेजिस्टेंस है, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, अर्थात वोल्टेज के मान में कमी होती है। तो अब 230 पैदा हो रहा था, लेकिन इसको लोड को हमें मिला 200 वोल्ट। इसका मतलब 30 वोल्ट हमारा कहाँ चला गया? 30 वोल्ट जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस था वह खा ले गया। 30 वोल्ट आपका जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वह खा ले गया। उसके बाद ये जो आपके ब्रश लगे हैं, जनरली ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम निगलेक्ट मानते हैं, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में ब्रश का भी वोल्टेज ड्रॉप बता देगा। अभी हम आगे आपको बताते हैं कि किस ब्रश का किस मटेरियल का ब्रश बना होगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रश भी कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं, अर्थात ब्रश भी वोल्टेज के मान में कमी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर हम इसको निगलेक्ट मान लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम 1 वोल्ट 2 वोल्ट ड्रॉप करता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐड करना पड़ेगा, इनको बताते हैं भी हम आपको। तो अब अभी इसमें ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम निगलेक्ट मान रहे हैं, ठीक। तो 230 वोल्ट पैदा हुआ, लोड को मिला कितना? 200 वोल्ट। इसका मतलब 30 वोल्ट हमारा कहाँ चला गया? 30 वोल्ट की सप्लाई यह जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप हो गया। इसीलिए जैसे 230 बराबर 200 प्लस 30, तो 30 वोल्ट आपका कौन खा ले रहा है? आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह ड्रॉप कर दे रहा है, और 200 वोल्ट आपको मिल ही रहा है। तो इसीलिए फार्मूला क्या होता है? जितना पैदा हुआ और जितना मिला टोटल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Eg बराबर V प्लस IA RA। एक कंडीशन तो एक हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई अगर हम ब्रश का भी ड्रॉप लेते हैं तो हम इसका दूसरा इक्वेशन हम इसको बनेगा Eg बराबर V प्लस IA RA प्लस ब्रशेज ड्रॉप, जो ब्रशों का ड्रॉप हो रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपके जनरेटर में पैदा कितना हो रहा है, कितनी पावर डेवलप हम कर रहे हैं। तो जनरेटर के अंदर कितनी पावर डेवलप कर रहे हैं इसमें देखिए। एक्चुअल पावर का फार्मूला P बराबर VI, वोल्टेज और करंट का अगर हम गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? पावर मिल जाता है। तो पावर जो हम डेवलप कर रहे हैं, पावर जो डेवलप हम कर रहे हैं वह कितना है? Eg इंटू IA, इसका मात्रक वाट। यही पावर हम पैदा कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जितनी पावर आप पैदा करेंगे क्या लोड को भी उतनी पावर जाएगी? नहीं। जितनी पावर हम पैदा करेंगे लोड को उतनी पावर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आर्मेचर कुछ पावर का लॉस कर देगा, क्योंकि आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह पावर को लॉस कर देता है कुछ, तो उतनी पावर आपको नहीं जाएगी। आपको मिलेगी कितनी पावर? लोड को मिलेगी V इंटू IL। लोड को जो पावर मिलेगी या आपको लोड को मिलेगी लोड यही इतनी पावर हम डेवलप कर रहे हैं। जनरेटर हमारा इतनी पावर डेवलप कर रहा है, लेकिन जनरेटर लोड को कितना पावर दे रहा है? V इंटू IL। अब थोड़ा से हम इस पे कुछ आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे बताइए, जनरेटर Eg ग्रेटर देन V या Eg लेस देन V।
जनरेटर की क्या कंडीशन होती है? जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक पैदा होता है और जो आपका लोड का वोल्टेज होता है, दोनों में कौन ज्यादा होता है? तो आपका जनरेटर में देख रहे हैं अभी जस्ट आपको उदाहरण बताएं, इस 230 वोल्ट पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब ईजी का मान ज्यादा होगा, और बिल कितना रहा है 200 वोल्ट, इसका मतलब लोड का वोल्टेज कम है। तो या इसमें कौन सा सही होगा? ईजी ग्रेटर देन वी, ईजी का मान बड़ा होगा। और अगर ऐसी कंडीशन मिलती है ईबी लेस देन वी, या इसको लिख सकते हैं वी ग्रेटर देन ईबी, यह आपका कंडीशन किसका है? यह कंडीशन है मोटर का, और यह कंडीशन जनरेटर का है। जनरेटर में विद्युत वाहक बल का मान बड़ा ज्यादा होता है, वोल्टेज का मान, लोड का वोल्टेज का मान कम होता है। मोटर में सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि मोटर में सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज का मान ज्यादा होता है, और जो बैक ईएमएफ होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल, उसका मान कम होता है। तो दो कंडीशन होती है। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेवलप पावर ज्यादा है या लोड की पावर ज्यादा है, डेवलप पावर ज्यादा है या लोड की पावर ज्यादा है? डेवलप पावर ज्यादा होने का मतलब है जो पावर हम पैदा कर रहे हैं, और लोड पावर का मतलब जो पावर लोड को जा रही है। तो दोनों में से कौन सी पावर ज्यादा होगी? भाई जितना पावर हम पैदा कर रहे हैं उतनी पावर तो जा नहीं रही है हमारे लोड में, इसलिए ज्यादा कौन है? इसलिए ज्यादा आपकी है लोड और डेवलप पावर। डेवलप पावर ग्रेटर देन लोड पावर। डेवलप पावर का मान ज्यादा होगा, लोड पावर का मान कम होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें अब हम आपको बताते हैं कि कितना, कहां पे हम इसका यूज करते हैं। इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग हम कहां पे करते हैं और इसकी कुछ खासियत। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर पहले तो है, ये बताइए कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर सस्ता होता है या महंगा होता है? तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है सेल्फ एक्साइटेड की अपेक्षा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए अलग से सोर्स लगाते हैं, इसलिए आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर महंगा होता है। नेक्स्ट, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें हाई वोल्टेज, लो करंट की रिक्वायर होती है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से हमें हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग हम लैब में टेस्टिंग के लिए, प्रयोगशाला में इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग हम वार्ड लियोनार्ड मेथड है स्पीड कंट्रोल का, मोटर की स्पीड कंट्रोल का एक मेथड है वार्ड लियोनार्ड। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में हम मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए, प्रयोग करते हैं। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में भी हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। हम आपको बताएंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कैसे वहां पे वर्क करता है जब आपको डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है
ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सीरीज वाउंड जनरेटर। यह जो है सीरीज वाउंड जनरेटर, यह जनरेटर किसके अंतर्गत आता है? यह जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अभी इसके पहले आप सेपरेटली एक्साइटेड है और यह आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आ रहा है, अर्थात ये स्वयं उत्तेजित होता है। इसमें फील्ड वाइंडिंग, मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी होती है और इसका टर्मिनल Y1 और Y2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका टर्मिनल Y1 और Y2 से प्रदर्शित किया जाता है और यह इस सीरीज एक्साइटेड जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार तथा कम टर्नों की बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर किसके अंतर्गत आ रहा है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आ रहा है। अब सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ का मतलब क्या है? स्वयं, यह आपका जनरेटर स्वयं उत्तेजित हो जा रहा है। स्वयं उत्तेजित होने का मतलब है कि इस प्रकार के जनरेटर का जो पोल होता है, इस प्रकार के जनरेटर का जो पोल होता है उसमें आपका रेसिड्यूल मैग्नेट का मतलब अवशिष्ट चुंबक, आपके जनरेटर के पोल में अवशिष्ट चुंबक होता है जिसके कारण यह सेल्फ आपका एक्साइट होता है। अवशिष्ट चुंबक, जैसे अवशिष्ट चुंबक का मतलब ऐसा मटेरियल, इसको एक बार अगर इस पोल को एक बार हम सोर्स सप्लाई से मैग्नेटाइज कर देते हैं, चुंबकत्व का गुण इसमें आ जाता है, फिर हम उस सप्लाई को हटा लें। जब सप्लाई को आप हटा लेंगे, तो देख लीजिए ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन इसमें अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, इस सॉफ्ट आयरन में अगर सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा और जब चुंबक का गुण आ गया तो उसके बाद हम इसको हटा लिए। सप्लाई हटाने के बाद भी इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्स आपका बचा रह जाता है। यही जो आपका फ्लक्स बचा है यही आपका क्या कहलाएगा? अवशिष्ट चुंबक या रेसिड्यूल मैग्नेट। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसका वर्किंग कैसे आप अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये आपका है ठीक है, ये आपका लोड है। ये आपका Y1 Y2 A1 A2 AG IA, यहाँ से जो धारा निकल रही है वो IA निकल रही है, ISC फील्ड वाइंडिंग से जो धारा जा रही है ISC, और लोड में जो धारा जा रही है ये आपकी IL जा रही है। इसको जो मिल रहा है वो आप कितना मिल रहा है? वोल्टेज भी मिल रहा है।
चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं प्राइम मूवर। अब देखिए ये आपका जनरेटर कौन सा है, सीरीज बाउंड जनरेटर, ठीक। अब थोड़ा सा इसको समझिए, यह कौन सा किस जनरेटर के अंतर्गत आता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लगा है प्राइम मूवर आपके आर्मेचर को घुमाएगा। जब आपका आर्मेचर घूमेगा, ठीक, तो आर्मेचर में कंडक्टर लगे हुए हैं और यह जब आर्मेचर घूमेगा तो साथ में आर्मेचर का कंडक्टर भी तो घूमेगा। आर्मेचर में बाइंडिंग की गई है तो आर्मेचर की जो बाइंडिंग वो भी घूमेगी। और आपको पता है कि आपके पोल में रेसिड्यूल मैग्नेट है। पोल में कौन सा मैग्नेट है, रेसिड्यूल मैग्नेट है। रेसिड्यूल मैग्नेट का मतलब जो पोल है इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्स है, तो इसका जो आर्मेचर है, आर्मेचर जब मूव कर रहा है तो इसका आर्मेचर का कंडक्टर इस थोड़े बहुत फ्लक्स, जो थोड़ा फ्लक्स है, रेसिड्यूल मैग्नेट है, इसको काटेगा। तो जब आपका फ्लक्स कटेगा तो इसमें कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियमानुसार। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो आपको धारा मिलना शुरू हो जाएगी। और अब आपको बढ़ी मान की धारा इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। जब बढ़ी मान की धारा फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तो आपका यही फील्ड वाइंडिंग ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा, तो जिससे आपके फ्लक्स बढ़ जाए, ईजी बढ़। जब आपका फ्लक्स बढ़ेगा तो इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, ईजी भी बढ़ जाएगा, ठीक। यही इसका है मेन मैटर, कैसे आपको वर्क करता है। प्राइम मूवर से हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर घूमेगा तो इसके साथ आर्मेचर के साथ जो कंडक्टर लगाया गया है, बाइंडिंग की गई, वह भी घूमेगी। और जब यह आपकी बाइंडिंग घूमेगी तो इस रेसिड्यूल फ्लक्स को, जो थोड़ा आपका फ्लक्स है, उसको काटेगी। और जब आपका फ्लक्स कटेगा तो इसमें आपका इसके बाइंडिंग में उत्पन्न हो जाएगा विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल से आपकी आर्मेचर धारा का मान बढ़ जाएगा। और बढ़ी हुई आर्मेचर धारा का मान फील्ड वाइंडिंग में जाएगा तो फील्ड वाइंडिंग और ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न पैदा कर देगी, जिससे हमारा विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। चलिए तो पहले हम करंट की बात कर लेते हैं। तो सीरीज जनरेटर में करंट आईए अर्थात आईए का मतलब आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा किसके बराबर होगी, देखिए आर्मेचर, सीरीज, फील्ड वाइंडिंग, लोड, तीनों एक दूसरे के किस क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट में धारा का मान एक समान होता है। तो आईए बराबर आप क्या लिखेंगे, आईए बराबर आईएससी बराबर आईएल। अर्थात आर्मेचर से अगर 20 एम्पियर की धारा निकल रही है तो 20 ही एम्पियर की धारा फील्ड वाइंडिंग में जाएगी और वही 20 एम्पियर की धारा आपके लोड में भी जाएगी। इसीलिए तीनों धाराओं का मान बराबर होगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको दे देता है कि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर धारा का मान 20 एम्पियर है, सीरीज जनरेटर में आर्मेचर धारा का मान 20 एम्पियर है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग की धारा का मान बताइए, शंट फील्ड वाइंडिंग की धारा का मान बताइए या लोड धारा का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मेथड सही समझ में आया है तो आपका क्या हो जाएगा, आईएससी का मान भी 20 एम्पियर हो जाएगा और आईएल का भी मान 20 एम्पियर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि तीनों धाराएं सीरीज में बराबर होती हैं। चलिए इसके बाद इस प्रकार के जनरेटर में आपको पता है Eg ग्रेटर देन V, लोड को हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, V वोल्टेज, पैदा कितना हो रहा है Eg, जनरेटर का विद्युत वाहक बल Eg पैदा हो रहा है लेकिन V मिल रहा है। इसका मतलब जितना वोल्टेज जनरेटर में पैदा होता है उतना वोल्टेज लोड को नहीं मिलता है, लोड कम वोल्टेज मिलता है, तो हमेशा क्या होगा Eg ग्रेटर देन V। और अब आपको पता है Eg बराबर क्या लिख सकते हैं, V प्लस वोल्टेज का ड्रॉप कौन कौन कर रहा है, देखिए वोल्टेज का ड्रॉप, एक तो वोल्टेज का ड्रॉप आर्मेचर का रेजिस्टेंस कर रहा है और एक वोल्टेज का ड्रॉप ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है
इसका रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह ड्रॉप कर रहा है। तो वोल्टेज का ड्रॉप हमारा दो जगह मिल रहा है, एक आपका आर्मेचर के रेजिस्टेंस में और एक आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। तो यहाँ पे अब इसका ड्रॉप, अगर आर्मेचर का ड्रॉप हमें निकालना है तो हम फार्मूला, ड्रॉप निकालने का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। तो इसका मतलब IA इंटू RA प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप निकालना है तो क्या हो जाएगा, ISC इंटू RSC। इसमें हम ब्रश के ड्रॉप को निगलेक्ट मान रहे हैं, इस फार्मूले में ब्रश का ड्रॉप निगलेक्ट माना जा रहा है, लेकिन अगर हम ब्रश के भी ड्रॉप को जोड़ेंगे तब हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, EG बराबर V प्लस IARA प्लस ISC RSC प्लस ब्रशेस ड्रॉप। ब्रशेस ड्रॉप यह फार्मूला आपका हो जाएगा कब, जब हम ब्रश के ड्रॉप की भी, क्योंकि ब्रश का भी अपना रेजिस्टेंस होता है तो ब्रश का कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ड्रॉप हो जाते हैं आपके वोल्टेज। देखिए EG का मतलब क्या हो गया, EG का मतलब हो गया जैसे हमने पैदा किया 300 वोल्ट, जनरेटर के आर्मेचर में कितना पैदा हुआ 300 वोल्ट, और हमें लोड को कितना मिला, लोड को मिल गया 200, लोड को कितना मिल गया 200। तो अब आपका कुछ ड्रॉप, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है मान लीजिए 20 वोल्ट यह आपका, ठीक 20 वोल्ट यह आपका ड्रॉप कर दे रहा है, पचहत्तर या 78 वोल्ट आपका मान लीजिए, 78 वोल्ट आपके ड्रॉप कर रहे हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो 2 वोल्ट आपका ड्रॉप कर रहा है, 2 वोल्ट आपका ब्रश ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो 300 जैसे पैदा हुआ 300, 200 वोल्ट हमें लोड को मिला, 20 वोल्ट हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस ड्रॉप कर दे रहा है, 78 वोल्ट हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और 2 वोल्ट हमारा ब्रश का ड्रॉप, टोटल जो होगा वह 300 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसके बाद अब देखिए पैदा कितना करते हैं, इसके अंदर हम कितनी पावर डेवलप कर रहे हैं, आर्मेचर के अंदर जो पावर डेवलप कर रहे हैं वो कितना पावर डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए आर्मेचर के अंदर जो पावर डेवलप कर रहे हैं वह EG इंटू IA, EG इंटू IA डेवलप कर रहे हैं। दूसरा EG इंटू IA पावर तो हम पैदा कर रहे हैं जनरेटर के अंदर, लेकिन जो हमारा जनरेटर लोड को दे रहा है वो कितना पावर दे रहा है, V इंटू IL, क्योंकि वोल्टेज भी मिल रहा है लोड को, धारा IL मिल रही है, तो जो आपको लोड को मिल रहा है वो आपका V इंटू IL। अगर बात की जाए तो कौन सी पावर ज्यादा होगी, लोड की पावर या जनरेटर के अंदर जो पावर डेवलप कर रहे हैं। तो जनरेटर के अंदर जो पावर डेवलप हो रही है इसका वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक। या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, EG IA माइनस लॉस। अब इसमें लॉस कहां कहां पे होगा, इसमें लॉस देखिए जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे आपका लॉस होगा, इसमें वहां पे पावर का लॉस होता है। तो आर्मेचर में रेजिस्टेंस है, आर्मेचर में रेजिस्टेंस है तो आर्मेचर में लॉस होगा पावर का। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में पावर का लॉस होगा। देखिए अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग
आर्मेचर कॉपर लॉस अगर हम निकालना चाहें तो आर्मेचर का कॉपर लॉस जो होगा Ia² Ra सीरीज फील्ड बाइंडिंग का अगर हम लॉस निकालना चाहें तो Isc² Isc होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम बताते हैं आपको। पहला पॉइंट, सीरीज जनरेटर यह आपका राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। सीरीज जनरेटर में राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। राइजिंग देखिए कैरेक्टरिस्टिक, एक आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक और एक आपका राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो राइजिंग कैरेक्टर सीरीज जनरेटर में कैसा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, तो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। अब राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है लोड बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, एक लिमिट तक वोल्टेज बढ़ता है, उसके बाद वोल्टेज घटते घटते शून्य पे हो जाता है। जब ये सब सारी आपको डिटेल हम आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन इसमें आप जानते रहिए कि सीरीज जनरेटर में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। और राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका इस जो है पैरेलल में, इसको जब पैरेलल में चलाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीरीज जनरेटर को हम पैरेलल में आसानी से नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि यह जनरेटर राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अगर यही ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता तब तो हम पैरेलल में इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते थे। तो सबसे अच्छा जो आपको पैरेलल में चलाने वाला जनरेटर मिलता है वो आपका शंट जनरेटर मिलता है। क्यों? क्योंकि शंट जनरेटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो सीरीज जनरेटर में आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा? राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर कार्यों में करते हैं। सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर कार्यों में करते हैं। दूसरा, सीरीज जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, सीरीज जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है। जब आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें आपको रीजनरेटिंग की ब्रेकिंग मिलेगी। रीजनरेटिव इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपकी ब्रेक मिलेगी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में उसकी जो फील्ड बाइंडिंग है उसको एक्साइट करने के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग हम सब पावर सप्लाई लेने के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। आपको इसके पहले हमने बताया है कि इसका राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रकार के जनरेटर को नो लोड पर स्टार्ट, इस प्रकार के जनरेटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आप नो लोड पर स्टार्ट करेंगे तो आपका जो ईएमएफ है, रेसिड्यूल मैग्नेट के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा वो आपका पैदा ही नहीं हो पाएगा, अर्थात यह जनरेटर सप्लाई नहीं देगा। तो हमेशा इस प्रकार के जनरेटर को आप कैसे स्टार्ट करेंगे? इस प्रकार के जनरेटर को हमेशा आप लोड के साथ स्टार्ट करेंगे, नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार के जनरेटर को हमेशा लोड के साथ स्टार्ट करते हैं, नो लोड के साथ स्टार्ट नहीं करते। नेक्स्ट है
इस प्रकार के जनरेटर से हमें बहुत पुअर वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। पुअर वोल्टेज इस प्रकार के जनरेटर से हमें पुअर वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। अभी हम रेगुलेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, लेकिन आप जानते रहिए कि सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, मतलब कि खराब होता है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो जनरेटर है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।